मैं उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा है और मेरी उम्र 25 साल है और मैं कॉलेज करती हूँ। मेरे गांव में एक ऐसी रस्म थी जिससे लड़कियां डरती थी। हम उत्तरकाशी में रहते थे। हमारा एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर था और वहां पर एक ऐसी रस्म थी जिसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। गांव से दूर जंगल में कुएं के पास एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। वहां काफी अंधेरा था। उसमें एक खाट थी और उस पर बैठी मैं अपने आंसू बहा रही थी। न जाने ये कैसी रस्म है जो लड़कियों पर एक अजीब सा जुर्म था। सभी कुंवारी लड़कियों को ये रस्म निभानी पड़ती थी। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी, उस लड़की को अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए वहां रहना पड़ता था। लड़की को कुएं के पास ले जाया जाता था और लड़की से पानी निकलवाया जाता था। अगर पानी में मिट्टी आती तो सब समझते कि लड़की चरित्रहीन है। अगर मिट्टी नहीं आई तो अब वो पवित्र हो चुकी है। अगर मिट्टी आई तो उस लड़की को एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी और उस लड़की से जब तक कोई शादी ना करता तब तक वह लड़की उस अंधेरे कमरे में रहती है। दोस्तों, पूरी कहानी जरूर सुने। कहानी काफी अच्छी है। गांव से दूर जंगल में एक कुआं बना हुआ था और उसके पास बस एक ही कमरा था जहां उस लड़की को रहना पड़ता जो कुएं के गंदे पानी की वजह से वहां पर कैद कर दी जाती। वहां पर खाना पीना रख दिया जाता। जब मैं छोटी थी, मेरी अपनी मौसी की बेटी की शादी तय हो गई थी तो उसका पहली बार में पानी गंदा निकला था। सब लोगों ने पहले तो मेरी मौसी की बेटी को खूब बुरा भला कहा, कैरेक्टरलेस लड़की कहा, और बेचारी रोती रही और बोलती रही कि मैं सब कुछ नहीं किया है। पर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। सबको उस कुएं के पानी पर भरोसा था। कहते थे कि यह कुआं शुद्ध पवित्र है और पवित्र लड़की के बारे में सच बता देता है। मुझे यह बात आज तक समझ नहीं आती थी, लेकिन मेरी उस बहन को उस कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा दिया गया। उन 7 दिनों में वह बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। वहां एक भगवान की मूर्ति रख दी जाती थी ताकि उस मूर्ति के सामने वह अपने पाप को कम कर पाए और वह बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। 7 दिन बाद जब मेरी बहन कमरे से बाहर निकली तो उसकी रौनक बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसने खाना तक नहीं खाया था। उसकी वजह से उसकी सेहत बिल्कुल फट चुकी थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। उसने एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं बोला। उसे फिर दोबारा से उस कुएं पर ले जाया गया। फिर से उससे पानी भरवाया गया। पानी इस बार बिल्कुल साफ था। फिर उसकी शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन शादी से थोड़े दिन पहले ही वह मर गई थी। मरते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गई थी। मरते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। सब कह रहे थे कि उसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त 12 साल की थी। मुझे अपनी मौसी की बेटी से बहुत प्यार था। उसके मरने में मैं बहुत रोई थी और आज मेरे साथ भी यह सब कुछ हुआ था। मुझे नहीं पता कि पानी गंदा क्यों आया था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उस कमरे में कहीं से भी एक किरण रोशनी की नजर नहीं आ रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो शांत जगह थी। वहां काफी जंगल भी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई जंगली जानवर आकर मेरा दरवाजा तोड़ न दे और मुझ पर हमला न कर दे। इस सोच से मेरा दिल टूट रहा था। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई। फिर मेरी अपनी बहन का चेहरा आंखों में घूमने लगा। क्या गोरी और सुंदर हुआ करती थी। एक बार कोई उसे देख लेता तो अपनी नजर हटाना भूल जाता। लेकिन जब वो उस कमरे से बाहर निकली थी, बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी और बिल्कुल कमजोर हो गई थी। उस कमरे का दरवाजा लोहे का और मजबूत था, जिसे खोलना किसी लड़की की बस की बात नहीं थी। खाने के नाम पर कटोरी पर कुछ फल रखे हुए थे। फिर मुझे अपनी बहन का ख्याल आने लगा। शायद वह इसी वजह से इतनी कमजोर हो गई थी क्योंकि वहां 2-3 फल के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा ख्याल आने लगा कि शायद मेरा भी इस कमरे में वही हाल होगा जो मेरी बहन का हुआ था। मैंने पूरे कमरे में स्विच का बटन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ ही देर मुझे वहां बैठे हुए थे कि मुझे कुछ आहटों की आवाज आने लगी। मेरी तो डर के मारे जैसे मौत हो जाएगी इस तरह के हालात हो गए और बाहर से जंगली कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही थी। उसमें तूफान और बारिशों भी शुरू हो गई थी और बड़ी तेज तेज से बिजली चमकने लगी। लेकिन फिर भी कमरे में ना बिजली आ रही थी और ना मुझे कुछ वहां दिखाई दे रहा था। जो साथ दे रहे थे वो सिर्फ मेरे कान ही थे। जब बिजली गिरती तो मुझे लगता जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। तेज बारिश की आवाज सुनकर मेरा दिल अब जवाब देने लगा था। मैं रोने लगी थी। मुझे फिर से मेरी बहन याद आने लगी। यकीन वो इसी डर की वजह से और अकेलेपन की वजह ऐसी हो गई होगी।
मैंने सोचा रोने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला। मैंने भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी, शायद भगवान मेरी कोई मदद कर दे। फिर मैं उस कमरे में वॉशरूम ढूंढने लगी और मैं उसके अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर एक खिड़की खुली हुई थी। मुझे बहुत हैरानी हुई, जबकि कमरे में कोई खिड़की नहीं थी तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती थी। लेकिन जैसे मैंने उस खिड़की के बाहर से आने वाले आदमी को देखा तो मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे और हमारा खेती का काम था, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैंने अपने गांव में 12वीं तक की पढ़ाई की थी। बाकी पहले तो मैंने अपने पापा को बहुत प्यार से मनाया। जब वह नहीं माने तो मैं उनसे नाराज हो गई। फिर खाना पीना तब छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का ऐसा जुनून सवार था, लेकिन मेरे पापा को यह डर था। उन्होंने सुन रखा था, ये लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो अपने मन का करती हैं। इस वजह से मेरे पापा ने मुझे सख्ती से पढ़ाई के लिए मना किया। पर फिर मेरे पापा ने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हारी शादी जहाँ करूंगा तुम्हें वही करनी होगी, तब मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। मैंने अपने पापा की शर्त खुशी खुशी मान ली। गांव में तो कोई कॉलेज था ही नहीं, इसलिए मैं शहर चली गई और वहां पर हॉस्टल में रहने लगी। 10-10 दिन बाद मैं गांव आती थी। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली, फिर मैं गांव की तरफ लौटी। फिर मेरे पापा ने जल्दी से मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी, जैसे चट मंगनी पर ब्याह वाली बात हो गई की। मेरे पापा कहने लगे, रेखा तुम्हारी शादी है, मैंने अपना वादा निभाया है और अब तुम अपना वादा निभाओगी और तुम इस शादी के मामले में कोई सवाल मुझसे नहीं पूछोगी। इसी में चुप हो गई। वह कौन था और वह कैसा था जिससे मेरी शादी हो रही थी, मुझे कुछ भी पूछने का भी हक नहीं था। मैं पहले से किसी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए जो मेरे पापा की पसंद था मुझे दिल से पसंद था। मेरे मुंह से अगर एक शब्द निकला तो मेरे खानदान में बातें होने लगेंगी कि बेटी ने ग्रेजुएशन क्या कर लिया है, माँ बाप के सामने जुबान चला रही है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन पापा की हालत देखकर मुझे बहुत शक होने लगा था। वह घबराए हुए थे, मुझे देखकर आंखों में आंसू लिए हुए थे। जब मैं नहीं देखती तो अपने आंसू पोंछने लगते, अपनी आंखों को रगड़ने लगते, बार बार मेरे सर पर हाथ रखकर कहते, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। कभी अपने सीने से मुझे लदाते तो कभी आशीर्वाद देते। शायद में 2 भाइयों की बात हुई थी और मेरे बाद उनकी कोई और बेटी नहीं थी। मैं इकलौती बेटी थी, इसलिए बाबा ज्यादा उदास हो रहे थे। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगे, मेरे पापा की घबराहट बढ़ने लगी थी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले मेरे कमरे में आए और जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, मैं उसे सुनकर घबरा गई। कहने लगे, देखो मुझे डर है कहीं तुमने अपने पिता की इज्जत की अर्थी तो नहीं निकाल दी। कल सबके सामने तेरी पवित्रता की परीक्षा है। अगर तुम पवित्र नहीं हुई तो मैंने कहा बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो हॉस्टल में सिर्फ अपनी पढ़ाई के मतलब से गई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं पापा की इज्जत पर खरोच भी नहीं आने दूंगी। मेरी बात पर पापा को थोड़ा सा सब्र तो हुआ। इतनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी गांव की कहानी मेरे समझ से बाहर थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी गंदा और सांप से लड़की का कैरेक्टर अच्छा है या खराब कैसे पता चल सकता है। कुएं की मिट्टी कभी बिल्कुल सतह पर बैठ जाती है तो पानी साफ होता है, फिर उससे किसी लड़की के कैरेक्टर को कैसे मापा जाता है। लेकिन मेरे दिल में तो भरोसा था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। लेकिन मेरे होश उसे वक्त उड़ गए जब कुएं के मटियाले रंग के पानी ने मुझे कैरेक्टरलेस लड़की साबित कर दिया। मैं तो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। मेरे होश हवास बिल्कुल गुम हो गए। मैंने सबसे बहुत कहा कि यह कुआं बिल्कुल झूठा है, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है जो मेरे पापा को बदनामी उठानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लो। अब तो विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो ऐसे बेहुदा रस्म को मनाना छोड़ दो। पर मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी और मुझ पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर मेरे साथ भी वही सब हुआ जो मेरी मौसी की लड़की के साथ हुआ था। उस सुनसान और वीरान जंगल के एक कमरे में मुझे बंद कर दिया। मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई थी जैसे एक मुर्दे की हो गई हो। वह एकदम जमीन पर बैठ गए, जैसे मैंने सच में कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। मुझ पर लोगों बहुत बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे। पापा से मेरे बारे में कहने लगे, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। हम लोगों ने कहा भी अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए मत भेजो, देखो तुम्हारी इज्जत को कैसे मिट्टी में मिलकर आई है। तेरी बेटी ने तेरी सर की पगड़ी उतार दी है। मैं अपने पापा के सामने बैठकर रोती रही, पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लो,
लेकिन सब लोगों को उस पवित्र कुएं की सच्चाई पर यकीन था जिसके झूठा होने की मैं कसम खा सकती थी। भला अपने कैरेक्टर के बारे में मुझसे अच्छा और कौन जान सकता था। मुझे उस कमरे में बंद कर दिया गया। वॉशरूम की खिड़की पर एक आदमी का हाथ देखकर मैं बेहोश हो गई और फिर जल्दी ही मुझे होश आ गया था। मैं वॉशरूम से बाहर निकल गई और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी यह क्या माजरा था। एक सुनसान जंगल में एक कमरा ही तो था, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। फिर जब कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और फिर मैं वॉशरूम गई तो मुझे कोई खिड़की नजर नहीं आ रही थी। फिर वह खिड़की अचानक से कहाँ से आ गई और एक आदमी का हाथ। कुछ ही देर बाद जब वॉशरूम के अंदर से दरवाजे पर कोई आदमी मेरे कमरे में आने लगा, ऐसा लगा मेरा कलेजा फट के मेरे हाथ में आ जाएगा। मैं इस तरह डर गई थी। मैंने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा लोहे का था और दरवाजे से बहुत जोर से आवाज आने लगी, लेकिन मैं डर के मारे एक कोने में छुपकर बैठी रही। मैंने दरवाजा नहीं खोला। अब मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बस दरवाजा ही खटकता रहा। फिर कुछ देर में छुपी रही, ना जाने कब रोते रोते मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर भी जब मुझे रात का ख्याल आया तो मुझे डर लगने लगा। पूरा दिन मैं डर की हालत में रही। भूख से जब मैं बेहाल होने लगी तो कमरे में जो फल रखे हुए थे उन्हें खाना शुरू कर दिया था। रात को फिर से दरवाजा बजने लगा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसके अगली सुबह मैंने यह सोचा कि आज मैं वॉशरूम को अंदर से अच्छे से चेक कर लूंगी। मैंने दिन में ही वॉशरूम को खूब अच्छे से चेक कर लिया। जहां से खिड़की खुली थी वहां भी देखने में दीवार जैसी लग रही थी, पर जब मैंने उस पर हाथ फेरा तो वह सिर्फ देखने में दीवार जैसी थी, लेकिन बजगह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धकेला, फिर कुछ जोर लगाने पर वह खिड़की खुल गई थी। मैंने अंदर जाकर और अंदर झांक कर देखा तो वह एक पतली सी गली थी जिसकी छत जमीन के अंदर थी और आगे गली में अंधेरा सा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन मैं उस तरफ से उस गली में उतर गई थी। मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। मैं वहां से निकल गई। वो गली बहुत ही पतली थी, सिर्फ 2 ही आदमी मुश्किल से उसमें चल सकते थे। जैसे जैसे गली में थोड़ी सी रोशनी होने लगी थी, गली की छत पर गोल गोल सुराग थे जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। सामने एक दीवार थी जिससे रास्ता बंद हो चुका था। चल चलकर मैं थक चुकी थी। काफी लंबा रास्ता था। सामने दीवार देखकर मेरा चेहरा उतर गया था। मैं परेशान हो रही थी। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ी मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ऊपर लोहे का चौकोर सा ढक्कन था, जैसे सड़कों पर गटर के ऊपर बना हुआ होता है। वहां एक मोटा सा पाइप भी था। अपनी तरफ से ऊपर लोहे का ढक्कन बाहर की तरफ धकेला और जब मैं बाहर निकली तो सामने जो आदमी नजर आया उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो हमारे गांव के मुखिया का घर था, जो बहुत दयालु दिल का आदमी था। गांव वालों की मदद करता रहता था, यहाँ तक गांव के घर जाकर मदद करता था। यहाँ तक गांव के घरों में जरूरतमंदों को चुपचाप पैसे पकड़ा कर आता था। किसी लड़की की शादी होती तो वहाँ खर्चा अपने जेब से करता था और कहता अब यह सब मेरी बेटियां हैं। इसलिए गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वह हमारे पापा की उम्र से भी बड़े थे। फिर हमारे सर के ऊपर पापा की तरह आशीर्वाद देते थे। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उस बड़े से घर में मैं कई बार जा चुकी थी। उसकी बेटी मेरे ही साथ ग्रेजुएशन करती थी और मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वह अमीर थी, इसलिए हॉस्टल में उसका कमरा उसके हिसाब से था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए मुझे छोटा सा कमरा दे रखा था। लेकिन मुखिया की लड़की में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। जब भी मुझे घर जाना होता वह अपनी गाड़ी में मुझे बिठाकर गांव ले आती। मुझे कहती रेखा मेरे साथ ही चलो, गांव पहुंचकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। लेकिन मैं मना कर देती थी। पापा देने आएंगे तब जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मुखिया अंकल बोलते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा तुम मेरे साथ आई हो। वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती और मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा को कहते यह मेरे साथ आई है। मेरे पापा उनका धन्यवाद करते नहीं थकते थे। कई बार पढ़ाई के सिलसिले में मैं अपने पापा के साथ मुखिया के घर में गई थी। उनकी बेटी मेरी ही उम्र की थी। अक्सर कभी मुझे कुछ पूछना होता तो मैं पापा के साथ चली जाती थी। आज वह लोहे का ढक्कन उठाकर उनके घर का पिछला हिस्सा देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मैं अपने मालिक के पास पहुंच गई थी।
करेंगे। जिस कदर वह नरम दिल आदमी थे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि मैं भागकर अगले हिस्से में जाती, एकदम मेरे पैर वहीं पर जम गए। मेरे दिमाग ने मुझ पर काबू पाया था। अगर वही मेरे मसीहा है, तो उस कमरे का रास्ता उनके घर तक कैसे पहुंच रहा है, जिस कमरे को एक सुनसान जगह पर बनाया गया है। वहां पर पिछले हिस्से में गार्डन बना हुआ था, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। मैं वहां मौजूद पेड़ की आड़ में छुप गई। मुझे खतरे की घंटी का एहसास हो गया था। रात तक मैं वहीं बैठी रही। रात को जब अंधेरा हो गया, तो वही मुखिया वहां अपने 2 नौकरों के साथ इस ढक्कन के पास खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा सा ढका हुआ था। अपने एक नौकर से कहने लगा, आज अगर वह लड़की दरवाजा ना खोले तो दरवाजा तोड़ देना। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि इंसानी रूप में यह किसी जानवर से कम नहीं है। अब मेरा दिल यहाँ घबरा रहा था, कहीं मुझे कमरे में न पाकर समझ जाएगा कि मैं उसके घर में हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्दी जल्दी उस घर से निकलना था, मगर कैसे? वह सरपंच यह तय कर जा चुका था। मैं एक पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ बिना सोचे समझे कूद गई। दूसरी तरफ नरम गीली मिट्टी का ढेर था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई थी। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने उस पवित्र कुएं का असली सच सामने लाना था, जिससे लोगों के दिल में से इस गलतफहमी को हटाना था। मेरी बहन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। अब ये भेद मुझ पर खुल गया था। वह क्यों मर गई थी? यकीन उसने जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। मैं भी अपनी मौसी की बेटी की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल में उस मुखिया की बहुत इज्जत थी। मैं उसको बिल्कुल अपने पापा के जैसा मानती थी, इसलिए उसके गलत इरादों को भांप न पाई। सारा खेल इस मुखिया का रचा हुआ था। वह एक पानी के कुएं से भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था, जो दिन में गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बनाकर उनके घरों में जाता था, ताकि उनकी लड़कियों को देख सके। उनमें से जो उसे अच्छी लगती, उस कुएं के जरिए उसका गलत कैरेक्टर साबित करके, उसके साथ जबरदस्ती करके, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। कमरे में बंद करके उससे अपने गलत इरादे पूरे करता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस तरफ भाग रही हूँ उसकी मंजिल क्या है, यह कहाँ खत्म होगा। लेकिन भाग भाग कर अचानक से मेरी एक गाड़ी की टक्कर हो गई और मैं बेहोश हो गई थी। और जब मुझे होश आया, मैं एक अस्पताल में थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था, उस आदमी को देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते अब मेरी सिसकियां बंद हो गई थी। मेरी सारी खुशी बेकार हो चुकी थी। सामने उस सरपंच का नौजवान बेटा मौजूद था। वही मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। मैं उसकी गाड़ी से टकराते हुए बची थी। मुझे पता था कि मैं जिस परेशानी से बचकर भाग रही थी, फिर उसी में जाकर फंस जाऊंगी। वह नौजवान मेरे पास आया तो मैं डर के सहन कर पीछे हट गई थी। मुझे कहने लगा, कौन हो तुम? वह मुझे पहचानने की कोशिश करने लगा। मैं कई बार उनके घर उसी बहन के पास गई थी। वह मुझे देख ही चुका था। मुझे यह डर था कि कहीं वो मुझे पहचान ना दे, इसलिए मैंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन मेरी बुरी किस्मत, वह मुझे पहचान चुका था। अभी भागने और रोने की वजह पूछने लगा। मैं उसे क्या बताती? अगर सच बता देती, तब भी मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करता। वो तो उसी का बेटा था। भला मेरी बात सुनकर अपने पापा को क्यों गलत समझता? वह मुझसे कहने लगा, अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं पहले ही डरी सहमी हुई थी। मैंने सोचा कि मौत वैसे भी मेरे चारों तरफ मंडरा रही है, तो बेहतर है कि सच कहकर मर जाओ। मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरी बहन ने भी इसीलिए ही जहर खाया होगा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये बात खुल गई तो कोई रास्ता नहीं है। मैंने उस नौजवान को सारी सच्चाई बता दी। अपने पापा का नाम सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे बाजू पकड़ा और खींचते हुए अस्पताल से बाहर। मैं जान गई थी कि अब मुझे मरने से सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता। वह बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हुए मुझे गांव ले जा रहा था, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो मैं चौंक गई, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन था। उस लड़के को सब सलूट मार रहे थे, लेकिन कुछ देर पहले पुलिस सरपंच को पकड़ कर ले जा चुकी थी। उसकी हकीकत सारा गांव जान चुका था। वो राज उसी दिन खुला था। मुझे भी थोड़ी देर पहले पता चला था कि मुखिया का बेटा पुलिस में है। जब उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई, मुझे लगा वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, अपने पापा पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में। जब मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर गई तो बहुत से सिपाही उसको देख सलूट करने लगे।
सर कहने लगे। वह मुझे अपने ऑफिस में ले गया, सारा बयान दिखवाया गया। फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मैंने कहा कि तुम अपने पापा के खिलाफ कैसे चल सकते हो। वह कहने लगा कि वह मेरा संगा पिता नहीं है, मेरी माँ से उसने जबरदस्ती शादी की थी। मेरे सगे बाप से मेरी माँ को जबरदस्ती तलाक दिलवा लिया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। यह आदमी खूबसूरत औरतों को देखकर पागल सा हो जाता है। मैं पहले से ही ऐसे किसी मौके की तलाश में था, बस उसके लिए इंतजार कर रहा था। बस वह आप हो गई हो और मेरे लिए इतना बहुत है। उस कमरे का राज भी खुल चुका था। मैं आजाद थी, इस वक्त अपने पिता के घर पर मौजूद थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, खुद को हालात के हिस्से नहीं किया था। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में वह सब किया जो मुझसे हो सकता था। इसलिए भगवान ने मेरी हर कदम पर सहायता की थी। मेरी वजह से आज एक रस्म टूटी थी। किसी लड़की के कैरेक्टर पर कोई आज नहीं आएगी। मैं इस बात से बहुत खुश थी। मेरे पापा मुझ पर बहुत गर्व करने लगे थे।